Hello everyone, Radhe Krishna, this is Ayana Agarwal. Today we will read about fire and ice. The fire indicates to anger and ice indicates to hatred. Okay? So we will understand the explanation, summary, questions and MCQs questions. Okay? So let's go on the first poet. Who was the poet of this poem? Robert Frost. बच्चों देखो, there are two poems in your first chapter. Okay, what is our first chapter? Lenko. A letter to God. तो जो आपका लेटर टू गॉड वाला चैप्टर है उसके अंदर आपकी दो पोएम है. पहली आपकी पोएम है वो है डस्ट ऑफ नो एंड सेकंड जो आपकी पोएम है वो है फायर एंड आइस. तो दोनों के जो पोएट है वो सेम ही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट गेट बॉर्न सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया. ही वॉज एन अमेरिकन पोएट. हमारे जो पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनका जन्म कैलिफोर्निया में हुआ था. ये अमेरिकन पोएट थे. इनकी जो अचीवमेंट है वो पुलित्जर प्राइज है. बच्चों देखो यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुलित्जर प्राइज. पुलित्जर प्राइज ऐसा होता है तो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है या आपकी पोइट्री के फील्ड में दिया जाता है. बर्क नॉन फॉर द पोएम अबाउट रूरल लाइफ, नेचर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस इन एवरीडे सिचुएशन. हमारे जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन्होंने जो अपना काम है वो रूरल लाइफ के ऊपर किया है. अब रूरल लाइफ इन द सेंस ऐसी लाइफ जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से रिलेटेड होती है. नेचर यानी कि प्रकृति के बारे में. व्हाट इज द ह्यूमन एक्सपीरियंस इन एवरी सिचुएशन, और मानव अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसा अनुभव करता है, वो अनुभव अच्छा है या बुरा है, उन सब के बारे में हमारे जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन सब ने उन्होंने अपनी पोएम में डिफाइन किया है. इनको जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंग्लिश के अंदर वो अप टू मार्क है. इन्होंने हमारी इंग्लिश को एक नई ऊंचाई प्रदान की है. इनकी वजह से आज हमें इतना कुछ सीखने को और समझने को मिल रहा है. तो चलो आइए समझते हैं इनकी पोएम की थीम को. वो है फायर एंड आइस. फायर एंड आइस बाय फ्रॉस्ट एक्सप्लोर्स ह्यूमैनिटीज पोटेंशियल डाउनफॉल थ्रू इमोशंस. हमारी जो पोएम फायर और आइस है वो मानवता के सामर्थ्य और उसके प्रयासों के बारे में बताया जा रहा है कि मानव की जो इमोशंस होते हैं ना, उससे हमारी पूरी दुनिया का नाश हो सकता है. नाश. ओके, मीन्स ह्यूमन इमोशंस कैन डिस्ट्रॉय आवर वर्ल्ड. सॉरी. फायर सिम्बलाइजेस बर्निंग डिजायर एंड पेशेंस. जो हमारी फायर होती है यानी कि आग, किसका सिंबल होती है? वो हमारी दबी इच्छा और जुनून का सिंबल होती है. जबकि आइस रिप्रेजेंट कोल्डनेस एंड आपाती, और जबकि जो बर्फ होती है ना वो ठंडक और आपाती को रिप्रेजेंट करती है. ओके, द पोएम सजेस्ट बोथ एक्सट्रीम्स, फायरी, रेज और आइसी इंडिफरेंट. हमारे जो पोएट होते हैं वो दोनों चीज़ों को डिफाइन करते हैं और कहते हैं कि जो दोनों ही है ना वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है ईजिली, क्योंकि आपके पास भी इतनी पावर होती है कि वो छोटी सी छोटी चीज़ों को तुरंत ख़त्म कर दे, और आइस होती है वो सब चीज़ों को जमा देती है, सेट कर देती है बिल्कुल. ओके, तो could destroy the world not literally by fire or ice but by the destructive nature of unchecked emotion. मतलब हमारे पोइट ऐसे नहीं कह रहे कि हमारा वर्ल्ड फायर से ख़त्म होगा या आइस से ख़त्म होगा, लेकिन वो ऐसे कह रहा है जो ह्यूमन का नेचर है उससे ज़रूर ख़त्म हो जाएगा. जो ह्यूमन का स्वभाव है वो हमारी प्रकृति का विनाश कर देगा. वो स्वभाव ऐसा गुस्से वाला हो, नफरत वाला हो, स्वार्थी हो, मतलबी हो, ह्यूमन का कैसा भी नेचर होना हमारी दुनिया को ख़त्म कर सकता है. इट कैन कॉल टू थर्ड वर्ल्ड वॉर. थर्ड वर्ल्ड वॉर इन द सेंस कि आपका पहला वर्ल्ड वॉर हो गया 1914 में, आपका सेकेंड वर्ल्ड हो गया 1941 में, 1944 में सॉरी, और आपका थर्ड वर्ल्ड वॉर कुछ ही सालों में हो सकता है और आपकी दुनिया का कुछ एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा. जितने भी हमारी दुनिया में लोग हैं, जितने भी जानवर है, क्रिएचर है, नेचर है, सबका डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. सारी चीज़ें एकदम ख़त्म हो जाएंगी.
कुछ भी नहीं बचेगा हमारी दुनिया में अगर हमने अपनी एंगर, अपना जो हैट्रेड नेचर है उसको कंट्रोल नहीं किया। तो चलो आइए समझते हैं इसके पहली स्टेंजा को। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फायर। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का विनाश आग से होगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का विनाश बर्फ से होगा। अब भाई हमारे जो पोइट होते हैं ना वो किसकी साइड लेते हैं? हमारे जो पोइट होते हैं ना वो कहते हैं मैं उन लोगों का फेवर करता हूँ जो कहते हैं कि दुनिया का विनाश आग से होगा। अब वो ऐसा क्यों बोलते हैं? वो बोलते हैं कि आग है ना, आग, व्हाट इज़ फायर, जो आग होती है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करती है ना कि डिक्रीज। ओके, हमारे टेम्परेचर को हाई करती है। अगर हमारे अर्थ पर जो तापमान है वो 50 डिग्री पहुँचेगा, 60 डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा, तो चारों तरफ आग लग जाएगी और आग लगने से क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो वही हमारे जो पोएट होते हैं आग का फेवर करते हैं, क्योंकि आग क्या है? आग गुस्सा है, जो इंसान की दबी हुई इच्छा है ना उसका गुस्सा है। किसी भी से भी बदतमीजी से बात कर देना, किसी पे भड़कना, किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होना किसी चीज़ पे, चाहे जैसे ऐसे रिएक्ट करना वैसे रिएक्ट करना, तो दैट इज़ कॉल्ड द फायर। जो आग होती है ना, आग बहुत बुरी चीज़ होती है। बोलते हैं ना कि आग से दूर रहना चाहिए, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आग को एज अ एंगर रिप्रेजेंट करते हैं। एंगर इन द सेंस गुस्सा, दबी हुई इच्छा है। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also a great and would suffice. हालांकि पहले अपन पेरिस का मतलब समझेंगे। पेरिस का मतलब होता है डाई, यानी कि मरना। मतलब हमारी जो दुनिया है ना उसका विनाश दोनों तरीके से हो सकता है। आप इस इमेज में देखो, इस इमेज के अंदर आपको एक तरफ आग दिख रही है, दूसरी तरफ आपको फायर दिख रही है। आग ने जितनी भी बिल्डिंग्स है, जितनी भी फैक्ट्रीज है, सबको जला दिया है। और वही आइस ने क्या किया? सबको जमा दिया है। किसी में भी अपन सांस नहीं ले पा रहा है। आग से जो धुआं फैल रहा है, धुआं से हमारे जो फेफड़े यानी कि लंग्स, किडनी सब डैमेज हो गए, लेकिन आइस से हमें ब्रीथ नहीं आ पा रही, हम एक्सेल और इनहेल नहीं कर पा रहे। तो दोनों चीज़ों ने हमारे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय किया है। आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। थोड़ी सी भी नफरत हमारी दुनिया को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। इज ऑल्सो अ ग्रेट एंड वुड सफाइस। और ये महान पर्याप्तता होगी इसमें कि अगर हमारी दुनिया बर्फ से खत्म हो जाए। अब बर्फ से कैसे खत्म होगी? अगर बर्फ चलो मानो कि पूरी दुनिया पे बर्फ ही बर्फ जम गई है, हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो गया है। अब टेम्परेचर डिक्रीज होने से क्या होगा? टेम्परेचर माइनस में पहुंचेगा। अब माइनस में पहुंचेगा तो जो हमारे पेड़ हैं, पेड़ों की पत्तियां हैं, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड को वो हमारे इन्वायरमेंट से लेते हैं, देन हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो सांस नहीं ले पाएंगी। अगर वो सांस नहीं ले पाएंगी तो हमें भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? विदाउट ऑक्सीजन वी कांट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। द फर्स्ट मैंडेटरी थिंग फॉर ह्यूमन दैट इज ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन is the most abundant and powerful thing in human body. Without oxygen, nobody can survive in this world. आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे हमारे जो पूरी दुनिया में एपिडेमिक्स महामारी फैली थी, उस टाइम पे कितने लोग ऑक्सीजन की कमियों से मरे थे। जगह जगह लाशें पड़ी हुई थी। तो वो कैसे हुआ? ऑक्सीजन नहीं थी, क्योंकि इतने ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे देश में थे नहीं, क्योंकि सफिशिएंट होते थे किसी हॉस्पिटल के अंदर लिमिटेड 1000, लेकिन पेशेंट 10,000। तो उनके लिए हम कहाँ से एकदम तुरंत कर ले ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है वो। तो दैट्स वाई कितने सारे लोग मरे ऑक्सीजन की कमी से। अगर यहीं पे पूरी दुनिया में बर्फ जम जाए तो बर्फ जमेगी तो कोई भी सांस नहीं ले पाएगा। किस किस के लिए हम ऑक्सीजन सिलेंडर की जो रिक्वायरमेंट करेंगे? तो वैसे ही हमारी पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कोई एग्जिस्ट नहीं बचेगा। अगर हमने ऑक्सीजन की भी कहीं से कहीं ना अरेंजमेंट कर ली तो हमारे पास क्या बचेगा? वाटर। तो वाटर भी जम गया होगा तो हम पियेंगे क्या? खाना भी नहीं मिलेगा। हर जगह ठंडी ठंडी होगी, कितने ब्लैंकेट यूज़ करोगे आप? कुछ भी पॉसिबल ही नहीं होगा, सब खत्म हो चुका होगा। हम खुद आइस से जम चुके होंगे, हमारा ब्लड जम चुका होगा, तो दुनिया एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो वही बोल रहा है कि हमारी जो नफरत और हमारा गुस्सा है ना, दोनों चीज़ें काफ़ी है हमारी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हमें
क्या करना इम्पोर्टेंट है, हमें अपने गुस्से पे और हमारे जो आपस में नफरत है उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हमें आपस में ब्रदरहुड, सिंपैथी, एक दूसरे के प्रति लव और केयरिंग शो करनी चाहिए। अगर हम ये सारी चीज़ें ना, आज की दुनिया में इंसान भूल चुका है। ह्यूमन इज़ वेरी सेल्फिश इन टूडेज वर्ल्ड। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ही ऑलवेज थिंक्स लाइक दैट कि मैं अपने अंदर कैसे कैसे खुद के लिए खुशियाँ ढूंढ सकता हूँ। ही ऑलवेज थिंक्स लाइक दैट, बट उसको इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा जो नेबरहुड है वो सेफ़ है कि नहीं, जो मेरे रिलेटिव्स है वो सेफ़ है कि नहीं। बस क्रिटिसाइज़ करना ह्यूमन की लाइफ में इम्पोर्टेंट रह गया है। इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ स्वार्थपन। तो दैट्स ऑल। आई होप इट्स टाइम टू रीड अबाउट समरी। ओके बच्चों, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रीड अबाउट द समरी? हैव यू एवर थॉट इन योर माइंड? Let me explain you, let me clarify you what is important. Okay, summary is just a main idea of our poem. जो समरी होती है ना, हमें जो हमारी पोएम होती है उसकी ओवरलुक देने में हेल्प करती है। अगर हमने अपना पूरा चैप्टर, अपना पूरा पोएम नहीं पढ़ा, सॉरी, और हम अगर किसी पोएम की समरी को पढ़ लेना, तो जो एग्जैक्ट थिंग है ना हमारे ब्रेन में आ जाएगी कि हमारा जो पोएट है वो हमें क्या एक्सप्लेन करना चाहता है इस पोएम के थ्रू। तो चलो आइए समझते हैं कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ आवर पोएम अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, विच इज फायर एंड आइस। इमेजिन द वर्ल्ड एंडिंग इन 2 days while फायरी एक्सप्लोजन ऑफ आइस फ्रीजिंग। मतलब अगर अपनी दुनिया को 2 चीज़ों में ख़त्म होते देखना है, या तो आइस से या फिर फायर से, या तो बर्फ़ से या आग से। अब आइस इन द सेंस कि जो नफरत है उससे, और फायर इन द सेंस जो गुस्सा है उससे। तो भाई वर्ल्ड तो कैसे भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि जो हमारी दुनिया है ना वो लोगों से बनी है। अगर लोगों में एक दूसरे के प्रति गुस्सा, नफरत, एंगर, ये सारी चीज़ें होंगी ना, कभी भी हमारी जो दुनिया है वो एक ऊंचाइयों को नहीं छू सकती। क्योंकि बोलते हैं ना कि यूनिटी इज़ एवरीथिंग। इफ़ यू हैव अ यूनिटी देन यू हैव ऑल्सो ह्यूमैनिटी। अगर आपके अंदर एकता है ना तो आपके अंदर मानवता भी है। तो चलो समझते हैं नेक्स्ट लाइन में हमारे पोएट क्या बोलते हैं। फायर कुड बी वाइल्ड डिजार्स लाइक ग्रीड और वॉन्ट गेटिंग आउट ऑफ हैंड, एंड आइस कुड बी कोल्डनेस एंड हैड फ्रीजिंग एवरीथिंग सॉलिड। मतलब जो हमारी बर्फ होती है ना, वो एक गुस्सा होती है, हमारी दबी हुई डिज़ायर होती है, अंदर दबी हुई इच्छा होती है, जो कि गेटिंग आउट ऑफ हैंड, जो हमारे अंदर से आने पर है ना एक बहुत बड़ा वॉर क्रिएट कर देती है, युद्ध। ओके, एंड व्हाट इज आइस? आइस कुड बी कोल्डनेस एंड हैड फ्रीजिंग एवरीथिंग सॉलिड। जो बर्फ होती है ना वो ठंडा क्रिएट करती है, नफरत क्रिएट करती है। उससे क्या होता है, हमारा जो आसपास का वातावरण होता है, एनवायरनमेंट, यानी कि नेचर की जो जितनी भी ट्रीज, एनिमल्स, एक्यूमुलेशन, ह्यूमन, जितने भी सब क्रिएचर्स हैं सब जम जाएंगे। तो जमेंगे तो क्या होगा, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसी के अंदर ब्रीथ ही नहीं होगी, एक्सेल नहीं कर पाएगा, कोई इनहेल नहीं कर पाएगा, तो दुनिया का एक्सटेंस ही नहीं बचेगा। हर कुछ चीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी, सब खत्म हो चुका होगा। तो नेक्स्ट क्या बोलते हैं पोएट, द पोएम डजंट से विच इज़ वर्स। हमारी जो कहानी है, हमारी जो छोटी सी कविता है, वो ये नहीं कहती कि क्या बुरा है, कि बर्फ बुरी है, कि बर्फ बुरी है, या फिर फायर बुरी है, यानी कि आग बुरी है। बर्निंग डिजायर्स आर स्कैरी। जो हमारी दबी हुई इच्छा है ना वो स्कैरी है। ओके, बट अ वर्ल्ड विदाउट लव और वार्म सीम्स एवन ब्लैकर। जो हमारी दुनिया है ना वो प्यार और अपनेपन के बिना ना अधूरी अधूरी लगती है। ब्लीकर इन द सेंस खाली, पूरी खाली खाली। इट इज़ अ शॉर्ट पोएम दैट मेक्स यू थिंक हार्ड अबाउट हाउ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स गुड और बैड कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। ये हमारी जो छोटी सी कहानी है ना, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कोई हमारी जो चीज़ है, चीज़ यानी कि ऐसा थिंकिंग, हमारी जो थिंकिंग है ना वो अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग होती है ना तो हमारी दुनिया को पूरा डिस्ट्रॉय कर सकती है। ऐसा ह्यूमन हमारा जो पोइट है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि जो हमारी दुनिया है ना केवल एक ही चीज़ पे एग्जिस्ट करती है, वो है हमारी थिंकिंग। अगर हमारी थिंकिंग के अंदर पॉजिटिवनेस है ना, हमारी थिंकिंग के अंदर अवेयरनेस और पॉजिटिव एटीट्यूड है किसी चीज़ के प्रति, बोलते हैं ना जिसको सुलभ और सुझाव रवैया, तो हम बुरी से बुरी चीज़ को अच्छी बना सकते हैं और अच्छी से अच्छी चीज़ को बहुत अच्छी बना सकते हैं। लेकिन अगर वही हमारी जो थिंकिंग है वो नेगेटिव है किसी चीज़ के प्रति, हमारा जो रुझान है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना, तो हम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो जो हमारे पोइट है फायर एंड आइस से एक्सप्लेन कर रहा है कि
जितना भी हम लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत है, क्रोध भरा हुआ है, सबको खत्म कर दो। अगर हम लोगों ने ऐसे नहीं किया ना, तो हमारी जो पृथ्वी है उस पर वर्ल्ड वॉर 3 होगा, और वर्ल्ड वॉर 3 होने से हमारी जो धरती है पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हमारी धरती का कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा, सब लोग खत्म हो जाएंगे। दैट्स ऑल, आई होप यू गेट इट। इट्स टाइम टू रीड अबाउट द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। बच्चों, एज यू ऑल नो दैट एनसीईआरटी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, because in our exam almost 99% questions comes from NCERT. It is a possibility of having the questions only from the NCERT. A topper student always concern NCERT first. After that any other book. आपको बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ NCERT पढ़नी है। NCERT से आपके एग्जाम में 99% आएगा। बात 1% की बची तो वो बच्चों आपको पता नहीं कहाँ से आएगा। फिर आप उसके लिए कितनी मेहनत कर लो, वो 1% ऐसा होता है कि वो आपकी अवेयरनेस पे डिपेंड करता है। तो चलो समझते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, देयर आर मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। हमारे पास बहुत सारे विचार हैं, हमारी जो थिंकिंग है वो बहुत सारी चीज़ों पे बेस्ड है कि हमारी दुनिया कैसे ख़त्म होगी। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि हमारी दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी? हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इज वर्स्ट और ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर? क्या कभी आपने सोचा है अगर हमारा जो सूरज है, सन, जो हमें लाइटिंग देता है, ब्राइटनेस देता है, अगर वो बहुत ज़्यादा गरम हो जाए, या फिर वो बहुत ज़्यादा ठंडा यानी कि उसका जो टेम्परेचर है या तो बहुत डिक्रीज़ हो जाए यानी कि माइनस में गिर जाए, या बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए जो 50+ चला जाए, तो हमारी जो दुनिया है, हमारी अर्थ है, उस पर क्या होगा? तो चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को, आंसर को। सॉरी, यस, आई थिंक द वर्ल्ड विल एंड वन डे एंड देयर इज नथिंग वी कांट डू अबाउट इट। हाँ, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस थिंग कि हमारी जो दुनिया है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी एंड हम उस चीज़ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओके, द रीज़न दैट आउट ऑफ 8 प्लैनेट्स, इसका रीज़न है हमारे जो 8 प्लैनेट है वो कौन कौन से हमारे 8 प्लैनेट बच्चों? अर्लियर वी यूज टू हैव अ 9 प्लैनेट, बट हमारा जो एक प्लैनेट था प्लूटो, वो 2005 के अंडर में, यानी कि जो एक मीटिंग हुई थी उसके अंदर उसको हटा दिया गया क्योंकि उसको डार्क प्लैनेट बोलते हैं। यह आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने ऐसे दे दी, बट आपका मेन पर्पज यहाँ पे क्या है? 8 प्लैनेट के बारे में जानना। लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन अर्थ, लेकिन उनमें से किस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है? केवल अर्थ पर। हमारे पास 8 प्लैनेट है, उनमें से सन, मून, अर्थ, यूरेनस, नेपच्यून, like all, but only the life exists on earth. Okay, the temperature and water is apt to make it possible. जो हमारी अर्थ है उसका तापमान और उस पे पर्याप्त पानी है पीने के लिए। अदरवाइज किसी ग्रह की या तो मिट्टी खराब है, यहाँ पर सांस लेने के लिए हवा नहीं है प्योर, या वहाँ पर ट्रीज नहीं है। हर ग्रह पे कुछ ना कुछ कमी है। अगर आप चंद्रमा की बात करो तो चंद्रमा पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्डनेस है। आप उसके पास जाओगे तो वहाँ पर आप फ्रीज हो जाओगे। सन पे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर सन के पास जाओगे ना, सन एक तारा है, भभकता हुआ तारा, वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। ओके, उसके अंदर आग भरी है, आग। इट्स जस्ट वन काइंड ऑफ सर्कल ऑफ फायर। ओके, तो मंगल पे अभी ऐसे कुछ प्लान्स चल रहे हैं, बट फ्यूचर में उसका पता नहीं कुछ केस में। बट अभी हमारे पास केवल एक ही प्लेस है, वहाँ हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अर्थ। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट? इफ द सन गेट सो हॉट दैट इज वर्स्ट। अगर जो हमारा सूरज है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो क्या होगा? ये फट जाएगा। वर्स्ट का मतलब होता है फटना। देयर विल बी फाइन एवरीवेयर एंड आई वुड लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ। और सब जगह कुछ भी नहीं बचेगा, और जो हमारी पूरी दुनिया है ना, यानी कि हमारी अर्थ पूरी ख़त्म हो जाएगी। इफ़ इट ग्रोज कोल्डर देयर विल बी आइस एवरीवेयर ऑन अर्थ एंड लाइफ। अगर हमारा जो सूरज है वो ठंडा होता चला जाए, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है माइनस में चला जाए, तो क्या होगा? पूरी दुनिया पे बर्फ ही बर्फ जम जाएगी। ओके, एनी फॉर्म वुड नॉट बी एबल टू सस्टेन इन सच लो टेम्परेचर। और हम ऐसे टेम्परेचर में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। सस्टेन का मतलब होता है अपनी लाइफ को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करना, ठीक है? तो हम नहीं कर पाएंगे। माइनस में हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वो माइनस यानी कि -50 पहुँच जाएगा ना, तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। आपने देखा होगा कश्मीर हुआ, लेह लद्दाख हुआ, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सब प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो न जाने कितने लोग उस ठंड की वजह से हर साल मरते हैं।
तो वही, अगर हमारा जो सूरज है वो पूरा ठंडा हो जाए, ठंडा बर्फ का ठंडा गोला बन जाए, आइस का गोला बन जाए, तो पूरी दुनिया है ना ठंड ठंड ठंड, पूरी दुनिया में आइस ही आइस जम जाएगी। और वो आइस की वजह से ना पूरा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि अगर आइस जमेगी तो जो पेड़ों की पत्तियां हैं उन पर भी आइस जमेगी, तो वो सांस मतलब ऑक्सीजन एक्सेल नहीं करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल नहीं करेंगे एनवायरनमेंट से। तो फर्स्ट तो हमारे लिए नेसेसरी थिंग तो हमें ऑक्सीजन लेना है ना बॉडी के अंदर। अगर हमें एग्जिस्ट करना है तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम कहाँ से एग्जिस्ट करेंगे। तो मेन थिंग इज दैट। फिर उसके बाद अगर ऑक्सीजन की बात, उसको मान के चलो अगर पेड़ों पे पत्ती बर्फ भी नहीं जमती, द नेक्स्ट थिंग इज दैट वाटर। आफ्टर ऑक्सीजन व्हाट इज इम्पोर्टेंट? वाटर। तो वाटर भी जम गया होगा पूरा, तो हम पियेंगे क्या, खाएंगे क्या? तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। So that's all. I hope you get it. What is the next question? For frost, what do fire and ice stand for? Here are some ideas. जो हमारे पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके लिए जो फायर और आइस है वो कैसे स्टैंड करती है, तो समझते हैं कुछ शब्दों से। ग्रीड, एवस, क्रूएलिटी, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फरी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इंसेंसिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंट हार्टेड। हमारे पास टोटल 12 वर्ड्स है। तो इन 12 वर्ड से हमें फाइंड करना है कि कौन से जो वर्ड है वो फायर के लिए स्टैंड करते हैं और कौन से जो वर्ड है आइस के लिए स्टैंड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट, लाइफ स्टैंड फॉर ग्रीड। जो हमारे रॉबर्ट है उनके अनुसार जो फायर है वो स्टैंड करती है ग्रीड के लिए, कॉन्फ्लिक्ट के लिए, फनी के लिए, क्रुएलिटी के लिए और लस्ट एंड एवरेज के लिए। और जबकि जो हमारी आइस है वो स्टैंड करती है इंसेंसिविटी के लिए, कोल्डनेस के लिए, इंटॉलरेंस के लिए, इंडिफरेंट और रिजिडिटी एंड हेट्रेड। ये क्वेश्चन आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आप इसको एक बार पढ़ लेना। ओके, एंड व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज द राइम सीम ऑफ द पोएम? हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्टेड आइडिया इन द पोएम? राइम सीम का मतलब पहले मैं आपको बताती हूँ। अगर हमारी कोई भी पोएम है, अगर पोएम के अंदर हमारी जो लाइन्स है उनके जो लास्ट वाले वर्ड्स आपस में मिलते हैं पढ़ते टाइम, तो दैट इज कंसिडर एज अ राइम सीम। ओके, तो ये हमारी पोएम के अंदर कौन सा आइडिया ला के कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, तो चलो समझते हैं। द राइम सीम ऑफ द पोएम इज EBA। पहला आपका AB है, देन आपका फिर ABE है, फिर आपका BEB है। ओके, ये आपके 3 राइमिंग वर्ड आपकी पोएम के अंदर। द पोएट हैज यूज्ड द राइमिंग सीम ब्यूटीफुली टू ब्रिंग अबाउट द कॉन्ट्रास्ट आइडिया ऑफ फायर एंड आइस इन द पोएम। जो हमारे पोएट है उन्होंने बहुत ही सुंदर और सुसज्जित रूप से इस राइम सीम का यूज किया है फायर और आइस के बीच में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए, कॉन्ट्रास्ट इन द सेंस कंपैरिजन के लिए। ही फीचर्स द डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस, डिजायर एंड हेट्रेड इन द ओम। ओके, तो उन्होंने ना हमारे जो डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस है, यानी कि जो उनकी इच्छा है, नफरत, उन सबको डिजायर किया है। जस्ट लाइक फायरी डिजायर्स एंड आइस हेट्रेड, उसी तरह जैसे कि फायर है और उसी तरह जिस तरह आइस यानी कि नफरत है, यानी कि गुस्सा। डैमेज टू एन इंडिविजुअल नेट a ripple manner fire and ice can also lead the world at the edge verge of voice and that will lead to final destruction of the world। जो हमारी आइस और फायर बोथ थिंग्स आर इनफ टू डिस्ट्रॉय आवर अर्थ। केवल 2 चीज़ें हमारी दुनिया को समाप्त करने के लिए काफ़ी है, जो कि है फायर और आइस। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ फायर एंड आइस? अच्छा, सेंट्रल आइडिया होती है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपकी हर एग्जाम के अंदर 3 to 4 मार्क्स का सेंट्रल ऑफ आइडिया पक्का ही पक्का आता है और आपको ये क्वेश्चन पक्का एग्जिट याद करना है। ओके, तो आप समझते हैं इस क्वेश्चन को। द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिवॉल्व्स अराउंड द थीम दैट ह्यूमन इमोशंस लाइक डिजायर्स एंड हेट्रेड। जो हमारी पोएम फायर और आइस है, जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उन्होंने बताया है कि जो हमारे ह्यूमन इमोशंस यानी कि डिज़ायर और हेट्रेड, वो है ना गोल गोल घूमती रहती है, ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव व्हेन अलाउड टू रन आउट ऑफ कंट्रोल। और जब यह हमारे आपे से बाहर जाती है, आउट ऑफ आवर कंट्रोल, तो ये सब चीज़ को डिस्ट्रक्टिव कर देती है, यानी सब चीज़ को ख़त्म कर देती है। दे कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन मॉरली, मेंटली एंड फिजिकली। जो हमारी इच्छाएं, नफरत, क्रोध और गुस्सा होता है ना, वो इंसान को मेंटली यानी कि मानसिक रूप से, फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से, और मॉरली यानी कि दृढ़ रूप से सब तरीके से ख़त्म करके रख देता है। इंसान का कोई एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड के अंदर नहीं छोड़ता। तो फर्स्ट हमारे लिए, अगर हमें अपने अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें पहले अपने जो एंगर है, अपनी जो वार्निंग डिज़ायर है,
और अपनी जो हेट्रेड है उस सब पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा और दुनिया एग्जिस्ट कर पाएगी। अदरवाइज हमारी जो दुनिया है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आई होप यू गेट इट। इट्स टाइम टू लर्न अबाउट द पोएटिक डिवाइस। यू नो व्हाट बच्चों, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एग्जाम में MCQs में 1 या 2 मार्क्स का हर बार पोएटिक डिवाइस से पूछा जाता है। तो पहला आपका है सिम्बलाइजिंग, सेकंड है आपका पर्सोनिफिकेशन, थर्ड आपका इमेजरी, 4 एलिट्रेशन एंड 5th एजोजेंस एंड 6 एनाफोरा। तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं सिम्बलाइजिंग। और सिंबल का मतलब आपको पता ही होगा, किसी चीज़ का संकेत, उसका स्वरूप, किसको उसको डिनोट करते हैं। तो पढ़ते हैं फायर एंड आइस आर द सेंट्रल सिम्बल्स, लिटरली दे रिप्रेजेंट डिफरेंट वेज द वन गुड एंड साइमिकली they represent opposing emotions, fire representing passionate desire and ice representing hatred or indifference। अब यहाँ पर अपनी जो पोएम है वो केवल 2 ही शब्दों के ऊपर बेस्ड है, वो है फायर और सेकंड है आपका आइस। ओके, तो जो हमारी फायर है वो हमारी दबी हुई इच्छा का प्रतीक है और हमारी आइस है वो नफरत का प्रतीक है। तो यहाँ पर फायर आइस 2 वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, आई होप यू गेट इट। व्हाट इज सेकंड वन? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का होता है मानवीकरण। मैंने आपको बहुत पहले वाले पोएम्स में ये एक्सप्लेन किया है कि अगर किसी नॉन लिविंग थिंग्स या किसी एनिमल को या नेचर क्रिएचर थिंग को अगर ह्यूमन से कंपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर जो फायर और आइस है, दे आरंट जस्ट फोर्सेस बट एंटाइटल्स विद द पावर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। अब वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो हमारे फायर और आइस है दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इनको ऐसा कंपेरिजन किया जा रहा है, किस चीज़ का रीज़न बताया जा रहा है, इनको रीज़न बताया जा रहा है दुनिया को डिस्ट्रॉय करने का। आई होप यू गेट इट। व्हाट इज़ द नेक्स्ट? इमेजरी एंड एलिट्रेशन। इमेजरी होती है जहाँ पर हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं ना। द पोएट यूजेस स्ट्रॉन्ग बफ्स एंड डिस्क्रिप्टिव यूज टू क्रिएट अ विविड मेंटल पिक्चर्स। वी कैन ऑलमोस्ट फील द हीट ऑफ फायर and the coldness of ice. Phrases like some say the world will end in the fire and I hold with those who favor fire creates strong image। मतलब हमारा कवि यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारी जो थिंकिंग होती है ना, इमेजिन होती है, वहाँ पर हम इमेजरी पोएटिक डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो जो फायर है वो किसके लिए कंपेरिजन किया जा रहा है? जो फायर है वो बताया जा रहा है बर्निंग डिजायर के लिए, और जो आइस है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है हैट्रेड के लिए। तो ये इमेज पोइट हमें देता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमेज होती है जो ह्यूमन के ऊपर अमिट छाप छोड़ रही है, अमिट छाप इन द लास्टिक इम्प्रेशन। ओके, आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट, एलिट्रेशन। जब किसी शब्द की बार बार में रिपीटेशन होती है तो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। ओके, तो हमने सेंटेंस के अंदर पढ़ा था सम से द वर्ल्ड विल एंड विथ फायर एंड द सम से द वर्ल्ड विल एंड विथ आइस। कुछ लोग बोलते हैं कि जो दुनिया होती है वो हमारी बर्फ से खत्म होगी, कुछ लोग बोलते हैं हमारी दुनिया आग से खत्म होगी। तो सम से यहाँ पर आ गया, तो आपको एलिट्रेशन लगाना है। अगर आपके एग्जाम के अंदर आ जाए, किसी सेंटेंस के अंदर 2 बार आ जाए कोई भी वर्ड, सम से मतलब नहीं है, कोई भी वर्ड अगर 2 बार आ जाए तो वहाँ पर आपको एलिट्रेशन टिक करना है। ओके, नेक्स्ट आपका है एजोनेंस, रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स विद इन अ फ्रेज ऑफ लाइन। नोटिस द लॉन्ग ओ साउंड इन द फॉर्म विच आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर लाइफ फाई। आपने इसमें देखा होगा इस लाइन के अंदर जहाँ पर भी हमारे जो वोवल साउंड रिपीट करते हैं, वोवल कितने होते हैं आपके? A E I O 5 टाइप्स के आपके वोवल्स होते हैं, 21 टाइप के आपकी कॉन्सोनेंट्स होती है। तो जहाँ पर भी किसी सेंटेंस के अंदर वोवल साउंड रिपीट कर जाए तो वहाँ पर आपको एजोनेंस लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनाफोरा, रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज at the beginning of consecutive lines। The poem starts with some say repeated in the first 2 lines। जहाँ पर भी किसी फ्रेज या किसी वर्ड का रिपीटेशन हो वहाँ पर आपका होता है एनाफोरा, ठीक है। आपको एनाफोरा और लेट्रेशन में कंफ्यूजन नहीं होना, आपको वो एक साथ ऐसे कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन नहीं देगा, या तो आपको वो एनाफोरा देगा या आपको लेट्रेशन देगा, ठीक है। इट्स टाइम टू रीड अबाउट MCQs क्वेश्चन। As I told you, MCQ questions are very important according to the exam point of view. So let's read the first question. Who wrote the poem Fire and Ice? William Shakespeare? No. Rabindranath Tagore? No. Sarojini Naidu? No. We have read about the Robert Frost. Who was Robert Frost? Robert Frost was American poet who used to write the poem, and he also get Pulitzer Prize for his contribution. Okay.
नेक्स्ट आपका है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस। पेरिस का मतलब टू बिकम वेल्थी, टू फ्लोरस, नो, टू ट्रैवल, नो, आपका मतलब है पेरिस का टू बी डिस्ट्रॉयड। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन द फायर फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर व्हाट इज द स्पीकर रेफरिंग। मतलब हमारा जो पोइट है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ द डिजायर, मैंने किस चीज़ की इच्छा की है। तो ये लाइन यहाँ पर क्या रेफर कर रही है? कंटेनमेंट, लव, ग्रीड और पेशन, फियर। हमारा जो पोइट है उसने लव की इच्छा की है, तो यहाँ पर आपका कंटेनमेंट रॉन्ग है, ग्रीड और पैशन रॉन्ग है और फियर रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट लिटरेरी डिवाइस इन यूज इन द लाइन सम से एंड द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर सम से इन आइस। तो मैंने अभी आपको बताया था या तो आपका एलिट्रेशन आएगा या आपका एनाफोर आएगा। ठीक है, 1 मिनट। इसमें आपका सिमिली होगा नहीं, क्योंकि सिमिली के अंदर मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर लाइक या एज आता है तो वहाँ पर हम सिमिली का यूज़ करते हैं। आपका पर्सोनिफिकेशन होगा नहीं, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन के अंदर नॉन लिविंग थिंग या नेचर क्रिएचर्स का हम कंपेरिजन करते हैं। और इसके अंदर आपका आएगा एलिट्रेशन। आई थिंक ये क्वेश्चन गलत है या फिर इसमें ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट आ गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द स्पीकर सेज दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट and would suffice. What are the suggest about this speaker's views on world's end? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है जो हमारे पोइट है वो बोलते हैं कि हमारी दुनिया डिस्ट्रॉय होने वाली है, तो हमारे पोइट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जो हमारी दुनिया है कैसे डिस्ट्रॉय होगी। तो हमारा पोइट होप तो करता ही है कि दुनिया डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो पूछ रहा है किस कारण से होगी। तो आपका आंसर है पोइट बोलता है फायर से होगी, तो आपका पहला आंसर सही है, सेकंड आपका गलत है, थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है। ओके, नेक्स्ट आपके ये सारे हैं वोकेबलरी। सफाइज, सफाइज माने होता है इनफ, होल्ड माने होता है किसी चीज़ को पकड़ना या कैरी करना हाथों में, फेवर यानी किसी चीज़ का पक्ष धारण करना, डिजायर यानी इच्छा, हेट यानी कि नफरत जो कि आइस को कंसीडर करती है, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश, ट्वाइस माने 2 टाइम्स यानी पेरिस, और ग्रेट माने महान। आई होप यू गेट दिस। थैंक यू सो मच।